हेलो बच्चों, मैं हिंदी शिक्षिका रीना आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोगों का PT1 एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और ख़त्म होने के बाद आप सभी को इंतज़ार होता है अपने अपने परीक्षा परिणाम का यानी रिजल्ट का। तो बच्चों, आज मैं हिंदी के प्रश्न पत्र को पढ़कर उसका सारा उत्तर आप लोगों को समझाऊंगी। आपके प्रश्न पत्र के सेक्शन एक खंड में वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि आप लोगों को 4 उत्तर में से एक सही उत्तर को चुनना होता है। इस तरह से हम सेक्शन 1 को पहले करते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत सबसे पहले है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के प्रश्न पत्र में 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है, जिस पर आपको निशान लगाना है, सही उत्तर का निशान लगाना। इस तरह से हम सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश पढ़कर उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो आपका गद्यांश है कि प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यह अपने से बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृंदजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु का मान्यता है कि वृंदजनों एवं माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्त ऋषियों से चिरंजीव होने का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य से कुल गुरु कृपाचार्य एवं महाराज शल्य को प्रणाम करके उनसे विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए संत तुलसीदास कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो स्वजनों एवं गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। तो ये तो अब हो गया आपका गद्यांश। अब चलते हैं प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़कर उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न है कि प्रणाम किसके प्रतीक है। आपका प्रश्न है कि प्रणाम किसके प्रतीक है। तो प्रणाम अभी आप तुरंत बच्चों गद्यांश में पढ़े थे कि बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। इस तरह से इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, यानी कि प्रणाम किसका प्रतीक है। तो इसका दूसरा विकल्प जो है वो एकदम सही है कि बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। उस तरह से अगला प्रश्न है कि प्रणाम करने वाले को क्या प्राप्त होता है। तो प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद के रूप में कोई आयु बढ़ने का आशीर्वाद देता है, कोई विद्या बढ़ने का आशीर्वाद देता है, कोई यश बढ़ने का आशीर्वाद देता है। इस तरह से ये चारों उत्तर जो है आपका सही है। उपयुक्त सभी उत्तर सही है, इसलिए यहाँ पर होगा आपका चौथा विकल्प जो है एकदम सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। बालक मार्कंडेय को चिरंजीव होने का वरदान दिया। तो बालक मार्कंडेय को चिरंजीव होने का वरदान किसने दिया था। सप्त ऋषियों ने। तो आप यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है एकदम सही है, यानी कि सप्त ऋषियों ने चिरंजीव होने का वरदान दिया था। आपका अगला प्रश्न है कि वह मानव शरीर व्यर्थ है। वह मानव शरीर व्यर्थ है जो स्वजनों एवं गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। यह कथन किसने कहा था, यह किसकी कथन थी। तो संत तुलसीदास ने कहा था कि जो शरीर स्वजनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है वो व्यर्थ है। इस तरह से आपका गद्यांश पूरा हो चुका बच्चों। इस तरह से गद्यांश के प्रश्नों को हमने हल कर लिया। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। तो खंड ख के अंतर्गत आपका गद्यांश है। अब चलते हैं खंड ख व्याकरण की ओर, यानी कि व्याकरण खंड में देखते हैं और उसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपका 10वां प्रश्न है कौन सा क्रम वर्णमाला के अनुसार है। तो बच्चों आप
वर्णमाला के क्रम को देखते होंगे। सबसे पहले आप देखते होंगे कि कैसे क्रम होता है, जैसे क ख ग घ च छ ज झ ट ठ द ध त थ द, इस तरह से वो क्रमानुसार चलते आता है। तो आप इतने सारे ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि पहला, तीसरा और चौथा विकल्प जो है एकदम गलत है, क्योंकि ट के बाद ड और ड के बाद च, यानी कि ये एकदम क्या है, क्रमानुसार नहीं है। क्रमानुसार आपका दूसरा विकल्प है, कबूतर, खरगोश और शलगम। क के बाद ख और ख के बाद जो भी है बच्चों च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ भ, उसके बाद य र ल व, तो उसके अंतर्गत श आता है। इस तरह से आपका दूसरा विकल्प एकदम सही है। भाषा डैश साधन है, यानी कि बच्चों यहाँ पे दिया जा रहा है कि भाषा डैश साधन है। किसका साधन है? तो विचारों के आदान प्रदान करने का, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। यानी कि जो हम बोलते हैं बच्चों आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं हम सुनते हैं, इसलिए विचारों का आदान प्रदान करने का भाषा जो है साधन है। भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। इस तरह से आपका चौथा विकल्प एकदम सही है। प्रश्न 12 देखते हैं। भारतीय संविधान में, यानी कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आपका दूसरा विकल्प एकदम सही है। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह दिया हुआ है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली, तो 22 भाषाओं को मान्यता मिली थी। प्रश्न 13 है कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है? तो कलेश, वक्र, चक्का, स्वस्थ, इन चारों में से आप देख रहे हैं कि हमारा तीसरा विकल्प सही है। कैसे सही है बच्चों? क्योंकि द्वित्व व्यंजन का मतलब है कि एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से द्वित्व व्यंजन वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। समरूप मतलब कि अपने समान, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं कि क हलंत क, यानी क हलंत जोड़ क, यानी कि इससे एक आधा क और पूरा क जुड़कर एक शब्द बनाता है पक्का। उसी तरह च हलांत जोड़ च, यानी कि कच्चा। तो इस तरह से हमारा आपका यहाँ पे जो है वो तीसरा ऑप्शन, यानी कि तीसरा विकल्प एकदम सही है, चक्का। यानी कि चक्का में द्वित्व व्यंजन यानी कि क वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। बेसहारा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि आपका 14 नंबर का जो प्रश्न है कि बेसहारा शब्द में उपयुक्त उपसर्ग। इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग की परिभाषा जो है वो है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो शब्द है बेसहारा, तो यहाँ सहारा मूल शब्द है और बे उपसर्ग है। तो प्रश्न 14 का तीसरा यानी कि बे उपसर्ग सही है, यानी कि तीसरा विकल्प एकदम सही है, बे उपसर्ग है। आपका 15वां प्रश्न है कि स्वदेशी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय है, यानी कि स्वदेशी शब्द में उपयुक्त और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को दिखाया गया है। तो बच्चों अभी आपने लोगों ने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ा, तो उपसर्ग की परिभाषा के बाद हम पढ़ते हैं प्रत्यय की परिभाषा कि जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्वदेशी, स्वदेश आपका मूल शब्द हो गया, उसमें ई यानी कि जो बड़ी ई की मात्रा है वो आपका प्रत्यय हो गया। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा आप जान चुके हैं। तो स्वदेशी स्व उपसर्ग है और देशी मूल शब्द, इस तरह से स्व उपसर्ग हो गया और स्वदेशी यानी कि स्वदेश आपका मूल शब्द हो गया और प्रत्यय ई हो गया। इस तरह से आपका दूसरा विकल्प एकदम सही है, स्व कॉमा ई, यानी कि ये जो है आपका दूसरा विकल्प एकदम सही है।
प्रश्न 16 है कि इन विकल्पों में जातिवाचक संज्ञा के 3 शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि बहुत सारे, किसी में भाववाचक संज्ञा है, किसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमारा जो दूसरा विकल्प है घोड़ा, शहर, किताब, ये जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घोड़ा से पूरी जाति का बोध हो रहा है, शहर से भी पूरी जाति का बोध हो रहा है और किताब से भी पूरी जाति, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। आपका अगला प्रश्न है कि उपयोगी शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द तथा प्रत्यय है। तो उपयोगी शब्द में आपका मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो अभी आप उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा जान चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उपयोग आपका मूल शब्द हो गया और ई जो है यानी कि बड़ी ई की जो मात्रा है वो आपका प्रत्यय हो गया। इसलिए उपयोग यानी कि पहला विकल्प जो है एकदम सही है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जयचंदों की आज भी कोई कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंद जो है, जयचंद संज्ञा का कौन सा रूप है। तो यहाँ बच्चों जयचंदों की आज भी कोई कमी नहीं, यानी कि यहाँ जो है जयचंद जो है वो जातिवाचक संज्ञा बनकर रह गई है। यानी कि यहाँ पे किसी एक जयचंद का बोध नहीं हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जयचंद जो हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गया। पीला विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा आप जानते ही होंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पीला जो है वो विशेषण है और इसे आपको भाववाचक दिखाना है। तो पीला विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन है। तो पीलापन, यानी कि आपका तीसरा विकल्प जो है एकदम सही है, क्योंकि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुंदरता, सच्चाई। तो यहाँ जो पीलापन हो गया वो क्या हो गया, पीला विशेषण से उसका भाववाचक संज्ञा बन गया पीलापन। अगला प्रश्न है कि वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा डैश है, यानी कि यहाँ रिक्त स्थान में भरना है कि पीला शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो गया, वीरता। एकदम सही, यानी कि वीरता जो है वो भाववाचक संज्ञा। अभी भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, क्योंकि हम किसी को देखकर हम महसूस करते हैं कि वो बहुत वीर है या वो बहुत कमजोर है, इस तरह से वीरता जो हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आप देख रहे बच्चों कि कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, लेकिन आपका पहला, तीसरा, चौथा विकल्प जो है एकदम गलत है और दूसरा विकल्प जो है वो सही है कि वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सही है बच्चों कि हम वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके कि खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। इस तरह से आपका दूसरा विकल्प एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। बच्चों यहाँ पे बहुत 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मौक्तिक और मुक्ति, यहाँ पे 2 युग्म शब्द आए हैं, लक्ष्य, लाख, नकुल, नेवला और दूसरा है कांशय या कांशा। तो यहाँ पे आपका जो गलत है वो है, कौन सा युग्म गलत है। तो आपका मौक्तिक और मुक्ति जो है वो आपका गलत युग्म है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्गों का कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे फिर से बच्चों, यहाँ पे पहले आया था कि युग्म कौन सा गलत है और यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग का कौन सा युग्म गलत है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अनेक, अनादर, अनाथ, निरोग, निडर, निकम्मा, सुलेख, सुजान, सुकर्म, अपयश, अवगुण और अपमान। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि विकल्प 1, 2 और जो 3 है वो बिल्कुल सही है, और लेकिन अपयश, अवगुण, अपमान यानी कि कौन सा युग्म गलत है उपसर्ग का। तो यश में अप लग गया, यश, अव जुर्गुण, मान में अपमान। निम्नलिखित में से उपसर्ग का कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे जो है
अनेक, नेक, अनेक, अनादर, अनाथ। निम्नलिखित में से उपसर्ग का कौन सा युग्म गलत है? तो यश में अप जुड़ अपयश, औ जुड़ गुण, और अपमान। यहाँ पे जो है आपका तीसरा युग्म जो है, यानी तीसरा चौथा युग्म जो है वो आपका चौथा विकल्प जो है वो सही होगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को डैश कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। सही, यानी कि भाषा जो अपने क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। आपका तीसरा विकल्प एकदम सही है। इस तरह से आपका व्याकरण खंड भी कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। खंड ख आपका गद्यांश था, खंड ख व्याकरण बोध, और खंड ग जो है साहित्य है। तो हम साहित्य को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पक्षियों की अभिलाषा क्या थी? तो आप बच्चों जब ये कविता पढ़े थे हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो उसमें पक्षियों की अभिलाषा क्या थी? आकाश की सीमा तक उड़ना, यानी कि अपने और आकाश की सीमा तक उड़ने में भले ही उनकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन उनकी अंततः उनकी यही इच्छा थी कि वो आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते थे। इस तरह से आपका पहला विकल्प जो है एकदम सही है। दादी माँ पाठ के लेखक डैश हैं। यहाँ पर दादी माँ पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। आपका अगला प्रश्न है, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? तो पक्षी नदी एवं झरने का पानी पीना चाहते हैं, यानी कि वो पिंजरे में रहना नहीं चाहते हैं। वो उड़कर कभी नदी का पानी, कभी झरनों का पानी पीना चाहते हैं। जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि नदी एवं झरनों का पानी पीना पसंद करता है। इस तरह से आपका दूसरा विकल्प एकदम सही है। दादी माँ पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे? तो किस महीने में? कवार के महीने में वो क्या करते थे? झाग भरे पानी में नहाना पसंद करते थे। तो दादी व पाठ में बच्चे कवार के महीने में झाग भरे पानी में नहाते थे। इस तरह से आपका तीसरा विकल्प जो है वो एकदम सही है। दादी माँ पाठ में जब लेखक उदास होता था तब उसके सामने किसकी छाया नाच उठती थी? तो किसकी छाया नाच उठती थी? दादी माँ की। यानी कि जब भी लेखक उदास होता था दादी माँ की छाया उसके सामने उभरती थी। इस तरह से आपका चौथा विकल्प जो है एकदम सही है। आपका अगला प्रश्न है कि पक्षी के लिए पिंजरे में रखे मैदान से बेहतर क्या है? यानी पक्षियों के लिए जो पिंजरे में जो उनके मनपसंद मैदा रखा रहता है उससे बेहतर क्या है? तो उससे बेहतर नीम का फल, जो कि नीम जो बच्चों बहुत ही कड़वा होता है, उससे वो मैदे से तुलना किया जा रहा है मैदा से, कि मैदा से कहीं अच्छा वो कड़वा नीम का निम्बोरी है। और इस तरह से वो, यानी कि पक्षी आज़ाद रहना चाहते, भले ही उन्हें नीम का कड़वा फल ही खाने को क्यों न मिले, वो अपने को अपने को आज़ाद करना चाहते, यानी मुक्त होना चाहते। इस मुक्ति में भले ही उन्हें खाना दाना पानी मिले या ना मिले, कड़वा फल मिले या मीठा फल, उससे उनका जो है वो दुख जो है वो कम नहीं होता। यानी कि बच्चों, कहने का मतलब है कि भले ही उन्हें नीम का कड़वा निम्बोरी ही क्यों न खाना पड़े, वो कहीं ज़्यादा उनके लिए सुख भरा है। यानी कि उसमें वो कहीं ज़्यादा उसको खाने में प्रसन्नता मिलती है, न कि उनके मनपसंद मैदे को खाकर वो पिंजरे में बंद रहते हैं और उसे खाकर उन्हें खुशी मिलती है। इसलिए आपका ये जो है तीसरा विकल्प जो है एकदम सही है। नदियाँ कहाँ अटखेलियाँ करती हुई दिखाई पड़ती है? नदियाँ कहाँ अटखेलियाँ करती है? तो हिमालय की गोद में, क्योंकि ये क्या है, हिमालय की गोद से निकलती है, तो वहीं पर जाहिर सी बात है कि वहीं पे अटखेलियाँ करती दिखाई देती हैं। हिमालय की बेटियाँ पाठ के लेखक कौन है? तो हिमालय की बेटियाँ पाठ के लेखक कौन है? आप
अच्छी तरह जानते होंगे, नागार्जुन। तो इस तरह से आपका दूसरा विकल्प जो है एकदम सही है। अगला प्रश्न है पक्षी, ये तो हो चुका है बच्चों। अगला प्रश्न है कि उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है, इसका अर्थ है उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है। इसका कथन है कि बस कंपनी के हिस्सेदार का बस के प्रति मोह न त्यागना और उसे निरंतर चलाना, ये क्या है? इसका उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है, इसका अर्थ है कि बस कंपनी के हिस्सेदार का बस के प्रति मोह न त्यागना और उसे निरंतर चलाना ही इसका अर्थ है। इस तरह से आपका जो तीसरा विकल्प है एकदम तीसरा विकल्प जो है एकदम सही है।
आपका 32वां प्रश्न है कि हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है। तो हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक नागार्जुन हैं। तो आगे चलते हैं। लेखक ने नदियों का एक अलग रूप कब देखा। लेखक के अनुसार लेखक कहते हैं कि उन्होंने नदियों का एक अलग रूप कब देखा। तो जब वो हिमालय की यात्रा पर गए यानी कि जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तब वो क्या किए कि नदियों का एक अलग ही रूप देखा। इस तरह से आपका चौथा विकल्प जो है एकदम सही है। लेखक को लगता है कि नदियां अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर डैश हो गई है। डैश है यानी कि क्या है, अतृप्त है। यानी लेखक को लगता है कि नदियों को अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर वो अतृप्त है। इस तरह से आपका तीसरा विकल्प एकदम सही है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। नहाकर लौटी दादी माँ लेखक के लिए क्या लाई थी। तो नहाकर लौटी दादी माँ क्या लाई थी, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी। जब दादी माँ नहा कर लौटती हैं तो वो लेखक के लिए किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी लाई थी। इस तरह से दादी जो थी वो जादू टोने में भी विश्वास करती थी। इस तरह से आपका तीसरा विकल्प, आपका 35वां प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प जो है वो एकदम सही है। बीमारी के समय दादी माँ का विशेष ध्यान रखती थी। यानी कि बीमारी के समय दादी माँ डैश का विशेष ध्यान रखती थी। यानी कि वो क्या करती थी, दवाइयों का विशेष ध्यान रखती थी। तो यहाँ पर विशेष दवाइयों का ना होकर यहाँ पर सफाई का, यानी कि दादी माँ को लगता था कि ये जादू टोने का प्रकोप है या किसी भगवान की शक्ति का प्रकोप है। इस तरह से वो क्या करती थी, वहाँ पे साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखती थी। बीमारी के समय दादी माँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। इस तरह से आपका दूसरा विकल्प जो है एकदम सही है। हिमालय की बेटियाँ किन्हें कहा गया है। तो हिमालय की बेटियां किन्हें कहा गया है, किन्हें कहा गया है बच्चों। आप अभी तक जान गए होंगे, नदियों को। हाँ जी हाँ बच्चों, नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है। पक्षी अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। यानी कि पक्षी अपना मधुर गीत डैश नहीं गा पाएंगे। यानी कि पिंजरे में बंद रहकर पक्षी अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। इस तरह से चौथा विकल्प जो है वो एकदम सही है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की पाठ के रचयिता कौन है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन। जो कि आप पाठ पढ़ने के दौरान आपको भली भांति याद हो गया होगा। शिव मंगल सिंह सुमन इस पाठ के रचयिता हैं। पक्षी डैश पिंजरे में बंद है। यानी कि पक्षी जो है सोने के पिंजरे में बंद है। पक्षी डैश पिंजरे में बंद है, यानी कि सोने के पिंजरे में बंद है। दादी माँ डैश गांठ खोली। दादी माँ डैश गांठ खोली। दादी माँ आंचल की गांठ खोली। दादी माँ किसका गांठ खोलती है, आंचल की। इस तरह से आपका चौथा विकल्प जो है 41वां प्रश्न का चौथा विकल्प एकदम सही है। आपका अगला प्रश्न है कि लेखक ने डैश को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा है। किसको कहा है, दादी माँ को। जाहिर सी बात है बच्चों कि लेखक किसको कहा है, दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा है। इस तरह से आपका दूसरा विकल्प एकदम सही है। लेखक को आने वाली छुट्टियों की सूचना डैश दिया करते थे। यानी कि कौन दिया करता था, लेखक के मित्र। यानी कि लेखक का जो मित्र था वो क्या करता था, लेखक के आने वाली छुट्टियों की सूचना दिया करता था। लेखक ने नदियों और हिमालय के रिश्ते को डैश रिश्ता कहा है। लेखक ने नदियों और हिमालय के रिश्ते को डैश रिश्ता कहा है, यानी पिता और पुत्री का रिश्ता कहा है। इस तरह से आपका दूसरा विकल्प जो है वो एकदम सही है। 45वां प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि लेखक डैश नदी के किनारे बैठा था। तो लेखक किस नदी के किनारे बैठा था, तो लेखक सतलुज नदी के किनारे बैठा था। इस तरह से आपका दूसरा विकल्प जो है वो एकदम सही है।
तो बच्चों ये आपका जो था सेक्शन ए था, यानी सेक्शन ए के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे यानी विकल्प वाले प्रश्न थे वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम सेक्शन बी को पढ़ते हैं कि सेक्शन बी में आपका क्या था, एक प्रश्न था 4 नंबर का जो कि व्याख्या करना था और दूसरा जो था रचनात्मक खंड से पत्र लिखना था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्याख्या करना है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इन 4 पंक्तियों का आपको व्याख्या करना है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों आपका उत्तर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं, पक्षी कहते हैं कि उनकी इच्छा थी कि वो कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर से तक पहुँच जाएंगे जहाँ वह समाप्त होता है। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन से उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोट दिया गया। उनकी खुशियाँ उनसे छिन गई हैं। अब तो वे पिंजरे में ही बंदी बनकर रह गए हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों यहाँ कवि जो है शिवमंगल सिंह सुमन जो वो कहते हैं कि पक्षियों के बारे में कहते हैं कि पक्षी जो है उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं, वो पिंजरे में बंद होकर कैसे गा पाएंगे और पिंजरे से बाहर निकलने की चाहत में, उड़ने की चाहत में उनके जो पंख है वो क्या होंगे, बार बार टकराने से टूट जाएंगे। पुलकित पंख जो है, सुंदर सुंदर जो पंख है वो टूट जाएंगे। इस तरह से शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षियों के जो पंख है वो इतने सुंदर पंख है, वो बार बार टकराने के दौरान वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इस तरह से ये आपका व्याख्या पूरा हो गया। अगला प्रश्न है रचनात्मक खंड के अंतर्गत ये आपका पत्र लेखन है कि परिश्रम का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो परिश्रम का संबंध बताते हुए आपको आपके छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रारंभ यानी कि प्रारंभ करने पर 1 मार्क्स है, भाषा पर 2 मार्क्स है, विषय वस्तु पे 2 मार्क्स है और समापन पर 1 मार्क्स है। तो इस तरह से हम पत्र लिखने की कोशिश करेंगे छोटे भाई को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पता लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डेट लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर पता लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, तिथि लिखते हैं और तिथि लिखने के बाद वो क्या करते हैं, संबोधन, यानी कि हमारे छोटे भाई के पास पत्र लिखना है तो प्रिय अनुज, और आप चाहे तो उसका नाम लिख सकते हैं, प्रिय अनुज। और मान लीजिए कि उसका नाम गौरव हो गया, सौरभ हो गया, तो प्रिय अनुज गौरव, शुभाशीष, उसको आशीर्वाद देते हैं, शुभाशीष। उसके बाद हम क्या करेंगे कि विषय वस्तु को जोड़ेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि हम सभी सकुशल हैं, रहकर आशा करते हैं कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इस तरह से जो भी आपका विषय वस्तु है वो आप लिखेंगे और समापन करने के दौरान आप उसे समझाएंगे, क्योंकि वो आपका छोटा भाई है, कि खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई करके माता पिता के सपनों को सफल करना होगा, तुम्हें सफल करना है, शेष सब ठीक है। तुम्हारा अग्रज यानी तुम्हारा बड़ा भाई, और जो भी अपना नाम है उसे लिखकर हम क्या करते हैं, समापन कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के प्रश्न है पूरा हो चुका है और बच्चों आप समझ गए होंगे। इस आप जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक बार अपने सभी प्रश्नों को मिला लेंगे और मिलाने के दौरान आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो उत्तर है वो पूरा ही क्लियर हो गया होगा। तो अब ये मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपको धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।